नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर की खास पेशकश सुपर 100 के इस एपिसोड में हम आज बात करेंगे डॉक्टर अरुणवीर सिंह से। अरुणवीर जी, अभी जैसे रिसेंटली आपने फिल्म सिटी के लिए एक कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया, तो थोड़ा सा इस प्रोसेस को बताएं कि कैसे, कब तक, क्या प्रक्रिया रही है। जी देखिए, जो फिल्म सिटी के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी फिल्म निर्माताओं की, निर्देशकों की, उसके आधार पर चयनित किया गया था एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में। और सेक्टर 21 में जो चयन किया गया था लैंड का, वो इस आधार पर किया गया था कि उसकी कनेक्टिविटी वर्ल्ड क्लास की है। वो एक्सप्रेसवे पे है, वो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से जुड़ रही है, वहाँ मेट्रो का स्टॉपेज है और साथ ही साथ ईस्टर्न पेरिफेरल भी वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, जिससे कि आप उत्तराखंड, मेरठ और दूसरी दिशा में पानीपत और अन्य शहरों में पहुँच सकते हैं। तो उस फिल्म सिटी के कंसल्टेंट की नियुक्ति उसका पहला चरण था, जबकि आपको एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाने के लिए एक वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट चाहिए था। तो इसमें जिन लोगों ने प्रतिभाग किया उसमें CBRE साउथ एशिया लिमिटेड करके कंपनी है, जो कि CBRE कंपनी की मेन सब्सिडरी है। और ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और स्टैंडर्ड और पुअर और फॉर्चून 500 की कंपनी है। उसमें 128th रैंक है इसकी। और इसने काफ़ी काम फिल्म से रिलेटेड आयरलैंड में किया है, कैलिफोर्निया में किया है, फॉक्स स्टूडियो का किया है और बेंगलोर में भी काम किया है, एम्यूजमेंट पार्क और थीम पार्क में भी काम किया है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे QC/QBS सिस्टम होता है, टेक्निकल कम फाइनेंशियल जो बिड होती है, उसके आधार पर इस कंपनी को चुना गया है। और इस कंपनी को वैसे तो 90 दिन का समय दिया गया है, लेकिन ये उनसे अपेक्षा की गई कि 60 दिन में इस DPR को तैयार करें। और DPR में ये देखें कि हम वर्ल्ड क्लास कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी फिल्म सिटी में। दुनिया में अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट बने हैं फिल्म के, वो कैसे हैं, उनका अध्ययन कर लें। जो स्टेक होल्डर्स हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, राइटर्स हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, साथ ही साथ फिल्म से जुड़े हुए एडिटिंग के टेक्नीशियन हैं, वॉइस मिक्सिंग के टेक्नीशियन हैं। तो उन सभी को से बात कर लें और सभी से इनपुट ले करके जो दुनिया में जो अच्छे से अच्छे स्टूडियो बन रहे हैं उनकी स्टडी करके एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें। और उसमें फाइनेंशियल ऑप्शन भी बताएं कि कौन सा ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ होगा और PPP प्रोजेक्ट पे इसको किया जाए या इसको राज्य सरकार करे या फिल्म बंधु करे, ये ऑप्शन की भी स्टडी कर लें। तो इसके आधार पर ये रिपोर्ट अपनी देगी। ये रिपोर्ट जो है वो फिल्म बंधु के माध्यम से माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी जाएगी और माननीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के उपरांत इसकी बिड डॉक्यूमेंट इसका जारी होगा। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मई तक, इसमें अप्रैल के लास्ट वीक या मई में हमारे पास बिल्डर या डेवलपर मौजूद होगा, जो कि यहाँ डेवलपमेंट या कंसेशन का काम, कंसेशनर के रूप में काम करेगा, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। डॉक्टर साहब, आपने फिल्म सिटी के बारे में बताया, इसके साथ में एयरपोर्ट भी काफ़ी चर्चित है, आपका जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है, और उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि क्या उसका स्टेटस है अभी और कितना टाइम में वो डेवलप हो जाएगा। देखिए, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है उसमें काफ़ी प्रगति पिछले 1 महीने में हुई है। उसका कंसेशन एग्रीमेंट 7 अक्टूबर को हो गया था। कंसेशन एग्रीमेंट होने के बाद उनको 60 दिन के अंदर मास्टर प्लान अपना सबमिट करना था। तो जेवर एयरपोर्ट का मास्टर प्लान जो ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG की जो भारतीय सब्सिडरी कंपनी है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, उसने अपना मास्टर प्लान सबमिट कर दिया है 4 दिसंबर को। और वो मास्टर प्लान एयरपोर्ट अथॉरिटी और DGCA के कमेंट्स के लिए भेजा गया है भारत सरकार। इसके पश्चात उनके इनपुट के बाद ये IRDA से NOC लेते हुए इसको नायल बोर्ड में रखा जाएगा और मास्टर प्लान अप्रूव किया जाएगा। मास्टर प्लान अप्रूव होने के बाद कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्लान कंपनी द्वारा सबमिट किया जाएगा। और इस कंपनी ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी प्रस्तुति की, जिसमें उन्होंने अपनी डिज़ाइन, अपना नाम और अपना लोगो तीनों के बारे में विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी अधिकारियों को बताया, अवगत कराया लखनऊ में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दिया। सारस जो पक्षी है वो यहाँ का लोगो होगा, जो कि चूँकि सारस यहाँ जेवर एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है उस एरिया में सबसे ज़्यादा बहुतायत में पाया जाता है। पास ही एक वेटलैंड भी धनोरी है, वहाँ भी सारस है। पहले वहाँ सैवेलियन ट्रेन भी देखे गए थे, आते थे, जो कि 20 से 25 किलोमीटर दूरी पे है। तो इसलिए सारस सबसे उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश का वो पक्षी भी घोषित है, इसलिए इसके आधार पर सारस को चुना गया है। तो सारस पक्षी है, उसके साथ उसमें डेवलपमेंट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है और उड़ान भरने को तैयार है। इन 3 कंसेप्ट को लेकर के सारस पक्षी का लोगो तैयार किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदित किया।
इसकी प्रारंभिक डिजाइन भी जो वर्ल्ड क्लास कंपटीशन हुआ था उसमें जो तय की गई सामने आई, उस डिजाइन को भी प्रस्तुत किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, उसका भी अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट का नाम भी अंतिम रूप से जो कि पहले बिड डॉक्यूमेंट में था उसी को अनुमोदन करते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर नाम अनुमोदित किया गया और इसी नाम से एयरपोर्ट जाना जाएगा। अच्छा, जैसे पीछे यहाँ पर एक सफारी, नाइट सफारी का प्लान था, तो उसका क्या अभी स्टेटस है? अभी वो कैंसिल है या उस पर भी काम कुछ है? नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में था पहले, अभी भी ग्रेटर नोएडा। अच्छा, ग्रेटर नोएडा। तो इसके स्टेटस के बारे में अच्छा, ग्रेटर नोएडा, अच्छा यहाँ पर यमुना में नहीं है जी। अच्छा, एक यहाँ पर संजय खान को शायद लैंड का पैच दिया गया था बहुत पहले डेवलप करने के लिए, शायद वो बाद में कैंसिल भी हो गया था, कुछ ऐसा नहीं। मेरे जानकारी के अनुसार आगरा में संजय खान कोई मिनीचर कर रहे हैं, वो अथॉरिटी की तरफ से अलॉटमेंट नहीं था, शायद आगरा विकास प्राधिकरण ने जमीन दी थी, तो 30 यमुना से था। अभी यदि हम लोग बात करें इसके विकास की बात करें तो कुछ बिल्डर भी शायद यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके यमुना में, तो क्या स्टेटस है? मतलब जो सर्किल रोड्स हैं या वहाँ पर जो इंफ्रा की बात है, तो इंफ्रा में कितना सुधार है या कितना डेवलपमेंट है? देखिए, इस साल कोविड के बावजूद भी काफ़ी काम हुआ है और पिछले एक साल में हमने करीब 50 किलोमीटर रोड बनाई है, 122 किलोमीटर सीवर लाइन और पानी की लाइन डाली है और उसकी कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कनेक्टिविटी इसको हम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से बल्लभगढ़ से जोड़ने जा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से बात की है कि इसकी शेयरिंग हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, उस पर भी NOC हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके पश्चात इसको बनाने का काम NHAI करेगी। साथ ही साथ जो है ईस्टर्न पेरिफेरल का अवार्ड पहले से है, लेकिन 64.7% प्रतिशत के नाते उसका काम नहीं शुरू हो पाया है, उसका काम भी फरवरी के आसपास शुरू होगा। साथ ही साथ मेट्रो भी अप्रूव हो चुकी है, जिसका स्टॉपेज फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट दोनों जगह है, वो भी अगले साल काम शुरू होना है, अगले साल सितंबर अक्टूबर में। साथ ही साथ कनेक्टिविटी के लिए और भी सारी स्टडी कराई जा रही है कि किस तरह से हम अन्य जो है बुलेट ट्रेन का जो इसका स्टॉपेज यहाँ आ रहा है उसको एक्सप्रेसवे के स्थान पे हम जो है वो एयरपोर्ट के अंदर तक ले जा सकें, इस पर भी काम हो रहा है। और ये कंपनी ने मांग की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयरपोर्ट के नज़दीक लाया जाए, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो कनेक्टिविटी के लिए बहुत काम हो रहा है और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है। पिछले 8 महीने में ही केवल 9 से 11 इंडस्ट्रियों का अलॉटमेंट हुआ है, जिसमें 4 क्लस्टर शामिल हैं, MSME क्लस्टर, अपैरल क्लस्टर, हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर और टॉय क्लस्टर। साथ ही साथ मेडिकल डिवाइस पार्क क्लस्टर की भी तैयारी चल रही है, भारत सरकार से उसका अनुमोदन आना बाकी है। और इन 9 से 11 जो इंडस्ट्री आई है इसमें करीब 7,600 से 17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 1,91,000 लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। तो कोविड काल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहीं पर हुआ है और ये जेवर एयरपोर्ट के उड़ान के परिकल्पनाओं के कारण ऐसा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कारण ऐसा हुआ है। तो काफ़ी विकास और काफ़ी काम हो रहा है इस दौरान, काफ़ी काम कोविड के दौरान बहुत काम हुआ है। कोई कुछ 2, 4 या 5 ऐसी बड़ी कंपनी के जो नाम ले सकते हो हैं यहाँ पर इसमें आई? जी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं। एवेरी डेंसन जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है वो आई है, केंटारो आई है, इसके अलावा एक मित्सुबिशी की 2 कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं जो उसकी सहायक कंपनियाँ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। वीवो यहाँ पर आई है 170 एकड़ में, वीवो मोबाइल अब यहीं बनने जा रहा है पूरी तरह से यमुना में ही। जी हाई करके एक कंपनी आई है, वो भी मोबाइल की कंपनी है। इंगटान करके कंपनी आई है, ये भी मोबाइल भारत में निर्माण करेगी। चाइनीज़ और कोरियन कंपनी भी आई हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं। अच्छा, कुछ अभी आने वाले टाइम में आप डेवलपर्स के लिए कुछ मतलब रेजिडेंशियल प्लॉट भी स्कीम लाने की उम्मीद है? जी, अभी अक्टूबर में हमने एक रेजिडेंशियल स्कीम का ड्रा किया था और वो डेवलप प्लॉट थे या वो ऑलरेडी डेवलप्ड प्लाट थे और फिर प्लाट के लिए स्कीम हम लाएंगे जनवरी के लास्ट वीक में। और प्लाट की स्कीम छोटे प्लाट ज़्यादा उसमें लाएंगे, जिससे कि ऐसे लोग जो कि वास्तव में ज़रूरतमंद हैं और ऐसे लोग जो मूव करेंगे एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन और फिल्म सिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो 60 मीटर, 90 मीटर, 112 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस तरह के सेक्टर को, इन्फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने के लिए हम बहुत जल्दी योजना लाने जा रहे हैं। और हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट?
हाउसिंग सोसाइटी में देखिए पहले से 13 प्लाट अलाटेड हैं और वहाँ सभी बायर्स को कब्जा नहीं मिल पाया है, केवल 7,000 बायर्स को मिला है। अभी लगभग 16,000 बायर्स को कब्जा नहीं मिला है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि 16,000 बायर्स को इस साल मार्च तक कब्जा मिल जाए, उनके प्रोजेक्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद ही ग्रुप हाउसिंग का प्लाट लाया जाए। ऐसा ना हो कि कल को और बायर्स उसमें ट्रैप हो जाए, इसको ध्यान रखा जाए। अच्छा, जैसे जेपी का था यहाँ पर पीछे मसला, तो उस पर कुछ निर्णय हुआ या? देखिए जेपी का लिक्विडेशन के लिए कंसोर्शियम बैंकों का गया था और एनसीएलटी कोर्ट में एनसीएलटी से उसका डिसीजन हो चुका और एनबीसीसी के लिए रेजोल्यूशन प्लान स्वीकृत हुआ था। उसके विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में जेपी ने अपील की थी। उसके बाद कुछ बायर्स जो है सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीएलटी सभी चीज़ों को समेकित करते हुए सुनवाई की है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय सुरक्षित है और उम्मीद है कि जनवरी के में ये निर्णय आ जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई होगी। जेपी ने कुछ अपना लैंड पैच दूसरे डेवलपर को भी दिया हुआ है, तो वो मतलब कैसे जेपी के यहाँ पे गिना जाएगा या वो अलग से कुछ करेगा? जेपी ने जो जैसे रोड ने ऑलरेडी शायद उसने तो डेवलप भी कर दिया, काफी सारे रोड बना भी दिए। जेपी ने लैंड पार्सल 2 और लैंड पार्सल 3 जो कि अमना प्राधिकरण के क्षेत्र में पड़ता है, उसमें डेवलपर को दी है और जहाँ लीज हो चुकी है वो ऑलरेडी उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी। जो ज़मीन जेपी के नाम अभी है उस पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उस पर लिक्विडेशन है। ओके, धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे अच्छी बातें बताई है और हमारे दर्शकों को जरूर जानकारी मिलेगी। यमुना एक्सप्रेस में अगर वो जो रोड लेना चाहते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई थिंक उससे काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो इसके अलावा यदि कुछ और आप के माइंड में है या कुछ आप बताना चाहते हैं तो नहीं, अभी हमारा विकास जो है आगरा की तरफ बढ़ रहा है और वृंदावन में एक हेरिटेज सिटी बनाने जा रहे हैं। अभी परसों हमने ब्रज विकास परिषद के सामने प्रस्तुतिकरण किया है, माननीय मंत्री श्रीकांत शर्मा जी भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो हम एक्सप्रेस वे से लेकर वृंदावन तक एक पूरा हेरिटेज कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जिससे कि बांके बिहारी मंदिर तक जाने के लिए 2 पैरेलल रोड 100 मीटर के खुल सके और साथ ही साथ उस एरिया में एक हेरिटेज कॉरिडोर जो कि मिनिएचर्स को लेते हुए गोकुल, बरसाना, नंदगांव जैसी चीज़ की परिकल्पना को फिर से जीने के लिए, जैसे राजस्थान में तमाम चीज़ें बनाई गई, चौकीधानी बनाई गई है, उस तरह की परिकल्पना जो भारतीय जो परिवेश को और गाँव को दर्शाता है, उस युग को जीने के लिए और जो कृष्ण के जीवन के महाभारत काल के जो घटनाएं हैं उसको वहाँ पर पुनर्जीवित करने के लिए हम पूरा बनाना जा रहे हैं। और वो 5 हेक्टेयर में होगा, जिसमें के चारों तरफ पेडेस्ट्रियन लोग होंगे कि घूम करके पूरा देख सकते हैं, उस महाभारत काल को जी सकते हैं और साथ ही साथ उसमें मोटर से भी आप वेहिकुलर मूवमेंट की चाहें उससे भी देख सकते हैं। तो एक कंसेप्ट प्लान बनाया और उसके लिए भी ऑलरेडी हम कंसल्टेंट ड्यूट करने का हमारा टेंडर हो चुका है और कंसल्टेंट के लिए हमारे पास बिड आ चुकी है जो कि अगले हफ्ते में फाइनल कर देंगे। तो विकास हम ये चाहते हैं कि जवाहर अंतर्राष्ट्रीय वो एयरपोर्ट के साथ जो कोई टूरिस्ट आए वो फिल्म सिटी में समय बिताए, एक दिन जेवर में रहे, एक दिन जो है वो मथुरा में ब्रिज में बिताए और उसके बाद आगरा में ताजमहल देखे और फिर लौट जाए। ये पूरा आप इसके पूरा टूरिस्ट प्लेस बनाने का प्लान है। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत आभार। आज के हमारे सुपर 100 थे डॉक्टर अरुणवीर सिंह। हमें उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव और कमेंट जरूर दें। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए सुपर 100 के साथ। धन्यवाद।